दोस्तों, हरियाणा में आखिरकार क्या होने वाला है। मतदान खत्म हो चुका है, अब नतीजे का इंतज़ार है और कई लोग एग्जिट पोल का इंतज़ार करते हैं। तो हरियाणा का एग्जिट पोल हमने तैयार किया है। हरियाणा के हर ज़िले में पत्रकारों से बातचीत के बाद हमने एक एग्जिट पोल तैयार किया है कि मोटे तौर पर किसको कितनी सीट मिलने के आसार हैं और हरियाणा कौन जीतने जा रहे हैं। तो बारी बारी से आपको दिखाते हैं पूरी टेबल की आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। तमाम जिलों के पत्रकारों से फीडबैक लेने के बाद हमने ये आंकड़ा तैयार किया है। तो हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल में हमेशा हरियाणा में ये देखा जाता है कि निर्दलीय उम्मीदवार अच्छी खासी मतदाता तादाद में जीतते हैं। पिछली बार जो बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें जननायक जनता पार्टी भी सहयोगी थी, उसमें भी निर्दलीय की बैसाखी के सहारे सरकार बनी थी। अब की बार भी निर्दलीय काफ़ी सीटों पर टक्कर में है। हालांकि शुरुआत में जितनी मजबूत स्थिति दिखाई दे रही थी, करीब 10 सीट के करीब निर्दलीय आते दिखाई दे रहे थे, लेकिन चुनाव आते आते मुझे ऐसा लगता है, जो फीडबैक मिला है, कि 3 से 5 निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं हरियाणा चुनाव में। तो ये निर्दलीय का आंकड़ा हो सकता है। इसके आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी, जिन्हें राहुल गांधी ने ऑफर भी दिया था कि आप चाहें तो हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उतनी सीटों पर तैयार नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 3 से 4 सीट का ऑफर दिया। शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने भाव खाया तो कांग्रेस ने भी हाथ खींच लिए। राहुल गांधी तो गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन स्थानीय जो लीडरशिप हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे नेताओं ने कहा कि गठबंधन करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा सीट देने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी को ज़मीन पर कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। 0 से 1 सीट आ सकती है। 1 सीट कोई चमत्कार के तौर पर अगर आ जाए तो आ जाए, वरना खाता खोलना भी मुश्किल है आम आदमी पार्टी का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। पार्टी का दुष्यंत चौटाला, जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, जननायक जनता पार्टी बनाई। एनएलओ से अलग होने के बाद और दमदार आगाज किया। 10 विधायक जीत कर आए। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ही बहुत सारे विधायकों ने तेवर दिखा दिए। कुछ विधायक नाराज होकर घर बैठ गए, जैसे कि राम कुमार गौतम। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आए तो बहुत सारे विधायक बीजेपी में चले गए। तो जननायक जनता पार्टी का अपनों ने ही साथ छोड़ दिया और हरियाणा में जो गठबंधन सरकार बनाने के लिए राजनीतिक जोखिम लिया था दुष्यंत चौटाला ने, वह इस चुनाव में भारी नुकसान करता दिखाई दे रहा है। भले दुष्यंत चौटाला दावा करते हैं कि वह किंग मेकर की भूमिका में आएंगे और ये दावा करते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, रिशंकु विधानसभा आएगी ताकि एक आध सीट आ जाए, लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी का खुद उनका जीतना भी काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दोनों के चुनाव हारने के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। फिर भी कोई 1 सीट आ जाए तो चमत्कार है। फिलहाल जननायक जनता पार्टी की बात करें तो इस पार्टी को भी 0 से 1 सीट मिलती है, यानी खाता खोलना भी मुश्किल है। तो दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 का चुनाव बहुत भारी नुकसान वाला साबित होने वाला है। भले किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन फिलहाल हरियाणा का जो कोर वोटर है, जननायक जनता पार्टी का जो जाट वोटर है, जो जननायक जनता पार्टी को माफ़ करने के मूड में नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम हलकों में दुष्यंत चौटाला और उनके उम्मीदवारों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो खाता खोलना भी मुश्किल है दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी का। इन्होंने गठबंधन भी किया था, एक आज़ाद समाज पार्टी से की थी कि दलित वोट मिल जाएंगे, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का भी हरियाणा में कोई खास जनाधार नहीं है। तो दुष्यंत चौटाला और उनके गठबंधन का खाता खुलना भी मुश्किल है।
हरियाणा में आगे बात करते हैं कि आखिरकार इनके चाचा अभय सिंह चौटाला का क्या होने वाला है। इन्होंने गोपाल कांडा के साथ गठबंधन किया, बसपा के साथ गठबंधन किया। खुद अभय चौटाला एक कड़ी टक्कर में है। हालांकि अभय चौटाला खाता खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सीटें आने के आसार इनेलो बसपा के भी नहीं है। दलित वोट बैंक भी बसपा के नाम पर ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो पाया है। इनेलो की तरफ अगर आंकड़े की बात करें तो 1 से 3 सीट आ सकती है। इनेलो गठबंधन की आगे बात करते हैं कि आखिरकार बीजेपी की कितनी सीट आ सकती है, क्योंकि मेन तौर पर यही था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। तो बीजेपी आखिरकार कितनी सीटें लाने जा रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बदला ताकि एंटी इनकम्बेंसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भारी नाराजगी थी। आपने देखा होगा कि पूरी चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों से भी बहुत सारी रैलियों के पोस्टर भी मनोहर लाल खट्टर दिखाई नहीं दिए। वो अलग बात है कि कहा जाता है कि टिकट बंटवारे में मनोहर लाल खट्टर की खूब चली है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव में रूठने मनाने का ही खेल चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आखिरी के चुनाव प्रचार में एक तरह से हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। आखिरी 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी रैली नहीं की, क्योंकि कहीं न कहीं फीडबैक मिली होगी कि हरियाणा में पार्टी के लिए कितने आसार हैं, तो वो फीडबैक अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अभी कोई जादू नहीं कर पाई। तो 10 साल की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकॉम्बिनेसी थी, खासतौर पर जो किसान आंदोलन था, उसका भारी नुकसान बीजेपी को हुआ है। उम्मीदवारों का जगह जगह विरोध किया गया। इसके अलावा जिन हलकों में किसान आंदोलन का असर भी नहीं है, खबर ये आ रही है कि वहाँ पर भी बीजेपी के कोई अच्छे हालात नहीं हैं। तो 10 साल की सरकार के बाद आखिरकार बीजेपी नॉन स्टॉप विकास के नाम पर कितनी सीटें लेने जा रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो 20 से 25 सीट के बीच का आंकड़ा बीजेपी का आ सकता है। 25 सीट से ऊपर बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं दिखाई जाती है, फिलहाल नहीं दे रही है। जो पत्रकारों से हमें हरियाणा भर से फीडबैक मिला है, तो पार्टी में फूड किसान आंदोलन और 10 साल की एंटी इनकॉम्बिनेसी का असर हरियाणा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सरकार रिपीट करने नहीं जा रही है। अब साफ तो हो ही गया है कि सरकार किसकी बनने के आसार हैं। हरियाणा में तो आपको बता दें कि कांग्रेस कहां तक जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस 58 से 63 के बीच जाती दिखाई दे रही है हरियाणा में, यानी आराम से बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। हालांकि शुरुआत में ये आंकड़ा और बड़े होने के आसार थे जब चुनाव की शुरुआत हुई, लेकिन कांग्रेस ने कई जगह टिकट गलत बांटी। यही वजह है कि जो निर्दलीय का आंकड़ा है उसमें कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, शैलजा ने आरोप भी लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई जगह अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तो निर्दलीय उम्मीदवारों का जो आंकड़ा है वो आप कांग्रेस का थोड़ा नुकसान मान सकते हैं, फिर भी कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिलने जा रहा है। हरियाणा में किसान आंदोलन का कांग्रेस को फायदा हुआ। और एक और ख़ास बात यह है, जैसे कि सिरसा है, जींद है, ये जो एरिया है जहां कांग्रेस लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, अब की बार कांग्रेस अच्छी खासी सीटें यहां से जीतने जा रही है, क्योंकि जो जेजेपी का वोट बैंक था, जो एनएलओ का वोट बैंक था, जो जाट वोट बैंक था, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है पूरी तरह। ये कई साल बाद, कई चुनाव के बाद ऐसा चुनाव आया है जो सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस है, जहां जाट वोट का ज़्यादा बंटवारा नहीं हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जलाना की सीट है, विनेश फोगाट की सीट है, 20 साल से कांग्रेस नहीं जीती है।
लेकिन अब की बार जो फीडबैक है, विनेश फोगाट सहित कई ऐसे उम्मीदवार कई सीटों पर कांग्रेस के जीतने वाले हैं जो लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पाई, जहां कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर जो पत्रकारों का ओपिनियन पोल है हरियाणा के जिले वाइज जो हमने फीडबैक लिया, उसके मुताबिक कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी ऊपर चला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 58 से नीचे कांग्रेस नहीं जाने वाली है। आप हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये नतीजा बदल सकता है? क्या कोई चमत्कार बीजेपी कर सकती है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हरियाणा चुनाव में आखिरकार क्या हो सकता है और देश की राजनीति का इस पर क्या असर पड़ने वाला है? तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।